Good morning, students. Students, today we are going to start another chapter of class 11 from Hornbill book, chapter number 5th, The Ailing Planet, the Green Movement Role. It's written by Nani Palkiwala. Okay. First of all, the full name of Nani Palkiwala is Nani भोए पालकीवाला, नानी भाई पालकीवाला भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, नानी भाई पालकीवाला. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि नानी पालकीवाला के बारे में थोड़ा और कुछ. इट्स अ इंडियन ही इज़ अ इंडियन ज्यूरिस्ट, एक बहुत फेमस ज्यूरिस्ट रह चुके हैं ये, ठीक है. एंड लिबरल इकोनॉमिक्स समझते हो ना आप, ठीक है. एंड पद्म विभूषण रिसिपेंट भी हैं ये. इनका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे इंडिया में, ठीक है. पद्म विभूषण रेसिपेंट भी ये रह चुके हैं. तो ये जो चैप्टर है, देखिए चैप्टर के टाइटल से हमें पता चल रहा है कि चैप्टर किसके बारे में, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, यानी कि ग्रीन मूवमेंट रोल के बारे में है. हरित क्रांति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका क्या रोल रहा है, ठीक है. एलिंग प्लैनेट किसको कहा गया है, अर्थ को, ठीक है. तो अर्थ के बारे में जब इसमें द ग्रीन मूवमेंट रोल हुआ स्टार्ट, तो उसके बारे में पूरा चैप्टर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि ग्रीन मूवमेंट रोल हुआ कब स्टार्ट, ठीक है. आई थिंक सबसे पहले 1972 में न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है. और तभी से ही लोगों के अंदर जागरूकता की जा रही है किस तरह से हम इस मूवमेंट को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते जाएं. चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. हाँ, तो ये जो पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स एन आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है जो नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था और पब्लिश हुआ था कहाँ पे, द इंडियन एक्सप्रेस में. और डेट क्या थी, 24 नवंबर 1994 में ये पब्लिश हुआ था. और इस आर्टिकल में नानी ने क्या क्या इश्यूज़ रेज़ किए थे, किसके रिगार्डिंग थे वो, द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के जो डिक्लाइनिंग यानी गिरता हुआ, ख़राब होता हुआ जो उसकी हेल्थ है, उसके बारे में ये चैप्टर है, ठीक है. और उसके रिलेवेंट, उसके क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों ये सब हो रहा था, इश्यूज़ क्या क्या थे, तो उसके बारे में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था. ओके. One cannot recall any movement in the world's history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. देखिए अब यहाँ पे भी आ गया ना 1972 न्यूजीलैंड. हाँ, तो ये नानी बोलते हैं कि हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ है, मतलब इस मूवमेंट को, जो ग्रीन मूवमेंट रोल जिसको हम कह रहे हैं, कि जिसने इतना ज़्यादा पकड़, अपनी इमेजिनेशन, मतलब पूरा जो ह्यूमन बीइंग है उनको सोचने पर मजबूर कर दिया था मतलब इसके अर्थ के बारे में, ठीक है. और ये मूवमेंट कब हुआ था, 25 ईयर्स अगो, यानी कम से कम 25 साल पहले की ये बात बता रहा है. कब, 1972 में. देखिए ये आर्टिकल कब लिखा गया, 1994 में ये आर्टिकल लिखा गया है. और ये 1972 में जब ये फर्स्ट टाइम ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इसको फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी ने, एक फाउंडेशन पार्टी जिसने इसको इस्टेब्लिश किया था, वो न्यूजीलैंड में थी. और वहाँ फर्स्ट टाइम इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था इन्होंने कि अर्थ हमारी किस तरह से, उसकी हेल्थ डे बाय डे ख़राब होती जा रही है. और उस दिन से इस मूवमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस ही आए, हमेशा मतलब इंक्रीजमेंट ही हमने देखने को मिली है. और इस मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. अब ये क्या है, अ होलिस्टिक एंड अ इकोलॉजिकल व्यू, यानी कि हमने सोच चेंज कर दी है सभी की, सबको बस एक ही आशा है, ठीक है. इरिवोकेबली होता है कि
विदाउट बीइंग अलर्टेड, यानी मतलब बिल्कुल हम अटल हो चुके हैं, इस चीज़ को हम मान चुके हैं कि पहले हम लोग क्या सोचते थे कि जो अर्थ को सब हम लोग एक मैकेनिस्टिक व्यू की तरफ देखते थे, एक मशीन की तरह समझते थे, लेकिन अब हम लोगों की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब हमने अर्थ को एक हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरह देखने लगे, यानी कि उसको हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लगे कि अर्थ भी ख़राब होती है, उसमें भी सांस होते हैं, और वो मतलब बहुत सी चीज़ें हम उसको एज अ ह्यूमन बीइंग कंपेयर करने लगे हैं। इट्स अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun। और ये वाली जो थ्योरी है ये बिल्कुल कॉपरनिकस की जो थ्योरी थी, आपने सभी ने पढ़ा है साइंस की थ्योरी है कॉपरनिकस की कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये मतलब ये एक थ्योरी थी, ये बिल्कुल उसके ही जैसी थ्योरी है जो मतलब इस टाइम पे आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है, ठीक है। और वो क्या थी थ्योरी, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, की अर्थ के आसपास, दिस इज़ द अर्थ, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व, चक्कर लगाते हैं। ये कॉपरनिकस थ्योरी थी। और बाकी बाद में ये जो इसको इससे रिलेट किया गया है कि इतनी ही फेमस हमारी ग्रीन मूवमेंट की थ्योरी भी रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ itself is a living organism and enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which needs to be respected and preserved। ठीक है, यानी कि पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में लोगों के अंदर जागरूकता आई कि उन्होंने अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जिसके हम सब पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर अर्थ को प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली हम लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस वजह से इट हैज़ इट्स ऑन मैटर, और अर्थ के भी अपनी कुछ नीड्स हैं, कुछ उसकी प्रोसेसेस हैं, और जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको सुरक्षित हमें रखना चाहिए। The Earth's vital signs reveals a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planets and responsible trustees of the legacy of future generation। अब अर्थ वाइटल साइंस, वाइटल क्या होता है? वाइटल होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो साइन यानी चिन्ह जो दिखा रही है अर्थ कि वो बताता है, उससे पता चलता है कि अर्थ एक पेशेंट के रूप में जानी जा रही है जिसकी हेल्थ दिन प्रतिदिन डिक्लाइन यानी गिरती जा रही है। हमने शुरू कर दिया है ये महसूस करना कि हमारे जो एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो हम हमेशा अच्छे की तरफ जाएं, और ये जो हमारा प्लेनेट है इसको हम एक ट्रस्टी की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग की तरह उसको संभाल के रखें। किसके लिए? फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural worlds of resources future generation would need. अब हमारा इसमें आ गया concept of sustainable development. I think you have already heard that word in your SST, sustainable development in Hindi, that is सतत पोषणीय विकास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 1987 में वर्ल्ड वाइड कमीशन की तरफ से, इन्वायरमेंट का जो कमीशन, वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई गई थी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, यानी डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए कि हमारी आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है, ठीक है, उसको मानते हुए कि उनको भी ज़रूरत है, हम सिर्फ उतनी ही चीज़ों को हम लोग यूज़ करें। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और आगे आने वाले जो जनरेशन हैं उनके बारे में हम सोचना छोड़ दें। एंड विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, और बिना नेचुरल वर्ल्ड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाएं हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रखें। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries,
A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. यानी कि इसमें एक उन्होंने बताया कि लुसाका जाम्बिया में एक ज़ू है, एक चिड़ियाघर है, जहाँ पे एक पिंजरा बनाया हुआ है और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। लेकिन जब आप उस पिंजरे के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता है, आपको वहाँ पे क्या दिखाई देता है? एक शीशा जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वो बताना चाहता है कि अर्थ पर इस वक्त सबसे डेंजरस जो है वो ह्यूमन बीइंग है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच पा रहा है कि किस तरह से, जिस तरह से वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं इस अर्थ को, कि वो कितना ज़्यादा उसकी हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ के जो और भी स्पीशीज़ है जो यहाँ रहते हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत सेल्फिश हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं जिन्होंने ये डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एजेंसीज़ हैं उनकी कोशिशों को थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने इस तरह के अवेयरनेस लोगों के अंदर जगाई है। उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बीइंग सबसे डेंजरस एनिमल्स हैं। ठीक है, और इससे उन्हें पता चलता है कि किस तरह से जो डोमिनेशन वो कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, पार्टनरशिप निभा रहे हैं, उसको वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विजडम से उसको शिफ्ट कर दें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, आज साइंस पढ़ा रही हूँ। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे साइंस और SST से रिलेटेड हैं। ठीक है, बट इट्स ओके, कभी कभी आ जाता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी, लिटरेचर में भी, पर सारे जो भी चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को शायद थोड़ा सा बोरिंग लग जाएगा जो SST में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।